नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में एक राधिका नाम की एक महिला अपने घर पर किराए का मकान देती है और तभी उसके घर पर एक 23 साल का नौजवान लड़का रहने के लिए आया। राधिका ने उसे कमरा किराए पर दे दिया। राधिका ने कुछ दिन बाद सोचा उससे महीने का एडवांस किराया वसूल कर लिया जाए। राधिका जब उस लड़के के कमरे के पास जाती है तो वह देखती है कि कमरा अंदर से बंद है। राधिका ने सोचा क्यों ना खिड़की से ही बोल देती हूँ। जैसे ही राधिका खिड़की से अंदर झांक कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह लड़का मोबाइल में कुछ देख रहा था और अश्लील हरकत कर रहा था। राधिका चुपचाप अपने कमरे में आकर वापस लेट गई। ऐसे ही एक दिन गुजर गया और उसके बाद राधिका ने उसे लड़के के साथ जो किया उसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। कहानी को अंत तक जरूर सुनना दोस्तों, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। यह कहानी है दिल्ली की एक राधिका नाम की महिला जिसकी उम्र 42 साल थी और राधिका के पति का एक एक्सीडेंट में कुछ समय पहले देहांत हो गया था। राधिका की एक लड़की भी थी जिसका नाम सारिका था और उसकी उम्र 22 साल थी। सारिका अपनी माँ के साथ दिल्ली में ही रहती थी। राधिका के पास 4-5 कमरे थे जिन्हें वह किराए पर देती थी। कमरे के किराए से ही उनके घर का और सारिका के पढ़ाई का खर्चा निकलता था। सारिका जवान हो रही थी और उसकी माँ राधिका को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। सारिका राधिका की इकलौती बेटी होती है, इसलिए वह उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहती है। और कुछ समय बाद ही राधिका की तलाश खत्म हो जाती है और उन्हें एक अच्छा सा लड़का मिल जाता है जिसका नाम प्रवीण होता है। सारिका और प्रवीण का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और कुछ समय बाद ही उन दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। सारिका खुशी खुशी अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है और इसी प्रकार कुछ समय सारिका अपने ससुराल में बहुत अच्छे से निकलती है। लेकिन थोड़े समय ही बाद सारिका और प्रवीण के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगता है और विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक दिन विवाद इतना बढ़ जाता है कि सारिका अपना सारा सामान चेक करती है और अपनी माँ राधिका के पास आ जाती है। राधिका उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन सारिका समझने को तैयार नहीं थी और सारिका अपनी माँ के पास ही रहने लगती है और इस प्रकार उनका समय बीतने लगता है। लेकिन सारिका अब घर पर पड़ी पड़ी बोर हो चुकी थी और उसे लग रहा था कि उसे कुछ बाहर घूम लेना चाहिए। इसीलिए सारिका अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे 10-15 दिनों के लिए बाहर घूमने जाना है और वह अपना सामान लेकर घूमने चली जाती है। उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, तुम थोड़े दिन बाद वापस आ जाना जब तुम्हारा मन हल्का हो जाए। दूसरी ओर राधिका के यहाँ एक कमरा खाली हो जाता है और वह अपने आस पड़ोस के लोगों को यह सूचना देती है कि अगर कोई किराए के लिए पूछे तो वह उनका पता बता दे क्योंकि उनके पास किराए देने के लिए एक कमरा खाली पड़ा है। तभी वहां पर एक जवान लड़का जिसका नाम राहुल होता है राधिका के घर पर आता है और उनसे पूछते हैं कि मुझे पता चला है कि आपके यहाँ एक कमरा खाली पड़ा है और मुझे एक कमरा चाहिए। राधिका उसे लड़की से कहती है हाँ, हमारे पास एक कमरा खाली है और आई मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो ले लेना। जब वह लड़का कमरे को देखता है तो उसे लड़के को वह कमरा बहुत ही पसंद आ जाता है और वह कहता है कि मुझे यह कमरा पसंद है और आज से मैं इसी कमरे में रहूंगा। कुछ दिन बाद राधिका सोचती है कि क्यों ना उसे लड़के से 1 महीने का एडवांस किराया ले लिया जाए। इसके लिए राधिका उस लड़के की कमरे के पास जाती है और राधिका देखी है कि उसका कमरा अंदर से लॉक है। तो राधिका सोचती है क्यों ना खिड़की से उसको बोल दिया जाए। राधिका जैसे ही खिड़की के पास पहुंचती है तो वह देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। राधिका देखती है कि वह लड़का मोबाइल में कुछ देख रहा था और अश्लील हरकत कर रहा था और राधिका वहां से चुपचाप वापस अपने कमरे में आकर लेट जाती है। दोस्तों, राधिका ने इससे पहले इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट नहीं देखा था। राधिका अपने दिमाग में केवल राहुल के बारे में ही सोच रही थी और राधिका के मन में भी अब कुछ कुछ आने लगा था। दोस्तों, राधिका एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी जिसके शरीर को देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद राधिका एक दिन अपने छोटे छोटे कपड़े पहनकर
राहुल के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और दरवाजा खटखटाती है। राहुल जैसे ही यह देखा है तो वह देखता रह जाता है कि उसकी मकान मालकिन उसके सामने खड़ी थी। राधिका जब राहुल से कहती है कि वह उसे 1 महीने का एडवांस किराया दे दे, तो राहुल कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको एक साथ ही 2 महीने का किराया एडवांस दे दूंगा। राधिका कहती है कि तुम मुझे 1 महीने का भी किराया एडवांस मत दो। तो राहुल सोचने लगता है कि यह ऐसा क्यों कह रही है। फिर राधिका ने हंसकर कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। और राधिका राहुल के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। तभी राहुल के समझ में आ जाता है कि राधिका को उससे क्या चाहिए। राहुल तुरंत राधिका को निर्वस्त्र कर देता है और बेड पर लेट देता है और उसके बाद वह उसके साथ संबंध बनाता है। राहुल के साथ संबंध बनाकर राधिका को बहुत ही सुकून मिलता है और राधिका को असली खुशी महसूस होती है और वह राहुल की मर्दानगी से बहुत ही खुश हो जाती है। राहुल और राधिका के बीच में यह सिलसिला चल पड़ता है और 15 दिन तक वो खूब मौज मस्ती करते हैं। 15 दिन बाद जब राधिका की बेटी सारिका वापस अपने घर पर आती है और अपनी माँ के साथ रहने लगती है, तो राधिका और राहुल से मिलने में मुश्किल होने लगती है। एक रात जब सारिका सो रही होती है तो राधिका कमरे से दबे पांव उठकर राहुल के कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब सारिका की नींद खुलती है तो वह देखी है कि उसकी माँ उसकी कमरे में नहीं है। सारिका ने काफी समय अपनी माँ के आने का इंतजार किया, लेकिन राधिका फिर भी अपने कमरे में वापस लौटकर नहीं आई। सारिका ने अपनी माँ को ढूंढना शुरू कर दिया। सारिका ने पूरे घर में इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिली। अचानक जब सारिका राहुल के कमरे के सामने पहुंची तो देखा कि उसके कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज आ रही है। सारिका सब सारा मामला समझ जाती है और तुरंत राहुल के कमरे का दरवाजा खोल देती है। सारिका देखती है कि उसकी माँ और राहुल आपत्तिजनक स्थिति में लेटे हुए थे। सारिका ने राहुल को और अपनी माँ को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। सारिका की माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सारिका समझने को तैयार नहीं हुई और कहने लगी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतना गिर जाओगी। सारिका और उसकी माँ के बीच झगड़ा काफी बढ़ गया, तो सारिका ने पास ही पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी माँ और राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस राधिका के घर आती है और राहुल और राधिका को पकड़कर थाने ले जाती है। पुलिस पूछताछ करती है कि राहुल में राधिका के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए हैं या राधिका ने अपनी मर्जी से राहुल के साथ संबंध बनाए, जिस पर राधिका कहती है कि इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है, उसने अपनी मर्जी से राहुल के साथ संबंध बनाए थे और उसी का कोई दोष नहीं है, उसे छोड़ दिया जाए। पुलिस राहुल को छोड़ देती है और वापस उसे अपने घर पर भेज देती है। कुछ दिन बाद राधिका को भी पुलिस छोड़ देती है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। यह कहानी उस वक्त की है जब मैं मुंबई से अपने घर वापसी आ रहा था। गर्मी का महीना था और ट्रेन में काफी भीड़ थी, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानता हूँ क्योंकि मेरी सीट पर बगल में 2 जवान लड़की और उनकी माँ बैठी थीं और उन्हें भी बनारस जाना था, जहाँ पर मेरा घर था। उस सफर में बहुत कुछ हुआ, लेकिन किसी को कुछ पता भी नहीं चला। दोस्तों, कहानी बहुत मजेदार है, पूरी सुनना मजा आएगा। दोस्त, यह कहानी है गर्मी के समय कि जब एक ट्रेन मुंबई से रवाना होकर गोरखपुर जा रही होती है। मुंबई से उस ट्रेन में एक महिला अपनी 2 जवान बेटियों के साथ बैठती है। उन्होंने अपना टिकट स्लीपर में बुक करवाया था, लेकिन उनके पास केवल मिडिल स्लीपर का टिकट था। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सवारी ट्रेन के बर्थ में इधर उधर बैठी थी। उनके नीचे वाली सीट मेरी थी और मैं वहां बैठा था
और एक अन्य व्यक्ति भी उस सीट पर बैठा था। तभी आंटी भी अपनी बड़ी बेटी सोनू और छोटी बेटी तनु के साथ उस सीट पर आकर बैठ गई। मैं खिड़की के पास बैठा था तो आंटी, जिनका नाम सरला था, उन्होंने मुझे कहा कि गर्मी के कारण उनका जी बहुत घबरा रहा है, क्या वह खिड़की के पास बैठ सकती है। मैंने देखा कि सरला आंटी के साथ दो सुंदर लड़कियां हैं, तो मैं मना नहीं कर पाया। आंटी खिड़की के पास बैठ गई, जिस पर सोनू ने बड़बड़ाते हुए कहा कि मम्मी का भी अलग ही ड्रामा है। पापा ने कहा कि ऐसी स्लीपर के टिकट करवा देते हैं। तब मम्मी ने कहा कि ऐसी में उनका जी घबराता है और अब इनको हवा के लिए खिड़की के पास बैठना है। सीट पर 5 सवारी होने के कारण सोनू से चिपक कर बैठा था। सोनू कभी अपना पैर देखती, कभी अपना कंधा देखती और मुझसे दूर होने की कोशिश करती, लेकिन जगह नहीं होने के कारण चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती थी। सोनू ने फिर बड़बड़ाया कि इतनी भीड़ में बनारस तक कैसे पहुंचेंगे। मैंने कहा कि इस ट्रेन में तो हमेशा ही ऐसी भीड़ होती है। मैंने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, एक बार तो मुझे टॉयलेट में बैठकर अपने घर जाना पड़ा। जिस पर सोनू और तनु दोनों हंसने लगी और कहा, क्या बात कर रहे हो, टॉयलेट में बैठकर इतनी दूर कैसे जा सकते हो। मैंने कहा कि भीड़ बहुत ज्यादा थी और मेरे पास टिकट नहीं था। जैसे तैसे जुगाड़ करके सीट पर बैठ गया, लेकिन जब वॉशरूम जाना था तो टॉयलेट तक पहुंचने में मुझे 1 घंटा लग गया था। इसीलिए जब टॉयलेट में देखा कि यहाँ जगह खाली है तो वहीं बैठ गया। मजबूरी में जगह नहीं देखी जाती है। दोनों हंसने लगी और कहा, आपकी तो बड़ी विचित्र कहानी है। ट्रेन चल पड़ी और 2 घंटे बाद भी ट्रेन में कोई ठंडे वाला या पानी वाला नहीं आया और जो पानी अपने साथ लेकर आए थे वह सब पी गए। तो सोनू की छोटी बहन बोली, देखो हमें तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। थोड़ी देर बाद जब एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मैंने पास वाली इमरजेंसी विंडो को ऊपर किया और ट्रेन से बाहर निकल गया। मैंने देखा कि वहां पर गेट में खड़ी भीड़ भी गर्मी में थोड़ा आराम के लिए बाहर आ गई थी। मैंने स्टेशन से एक पानी की बोतल ली और पानी पीने लगा। सोनू ने खिड़की से आवाज लगाई, भैया भैया, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दी। काफी देर बाद सोनू ने जोर से कहा, ओ टॉयलेट वाले भैया। तो सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि उसने अपना सर खिड़की से बाहर निकाल रखा था। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि ये लो 50 रुपए और हमें भी पानी की 2 बोतल ला दो। मैं पानी की बोतल ले आया और जैसे ही उन्हें दी तो ट्रेन चल पड़ी। सोनू ने कहा, भैया अब आप कैसे अंदर आओगे। तो मैं दरवाजे से जैसे तैसे वापस अंदर गया तो सामने वाली सीट पर बैठा एक आदमी बोला, लो आ गए तुम्हारे टॉयलेट वाले भैया। और सब हंसने लगे। मैंने कहा, भला यह भी कोई तरीका होता है बुलाने का। सब लोग मुझे टॉयलेट सफाई वाला समझ रहे थे। सोनू ने कहा, सॉरी, जब मैं आपको नॉर्मल तरीके से बुला रही थी तो आपने देखा नहीं और आपका नाम मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, नहीं तो हम प्यासे ही रह जाते। सोनू ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने कहा कि मेरा नाम सौरभ है। सोनू ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा नाम है। मैं अपने साथ 1-2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आया था। मैंने आंटी से कहा, आप भी पी लीजिए, गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। आंटी ने कहा, मैं यह सब नहीं पीती। मैंने तनु और सोनू से कहा, आप तो पी लीजिए। सोनू ने कहा, क्यों नहीं, जरूर पियेंगे। मैंने उन्हें कोल्ड ड्रिंक दे दी। सोनू ने कहा, भैया आप 2 लीटर अकेले पी लेते क्या। तो मैंने कहा, पूरी रात में पीने वाला था और कौन मिलने वाला था यहाँ। इस प्रकार बातों का सिलसिला जारी हो गया। ट्रेन भी चल रही थी। काफी देर बाद सोनू ने कहा, अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पी होती तो अच्छा होता। लो हो गई प्रॉब्लम शुरू। उन्हें वॉशरूम जाना था और जब सोनू ने खड़ी होकर देखा तो ट्रेन में बहुत भीड़ थी और वापस सीट पर आकर बैठ गई। सोनू ने अपनी मम्मी को इशारा करते हुए कहा कि उसे जाना है लेकिन भीड़ बहुत है। मैंने कहा, क्या हो गया, चले जाइए, भीड़ है तो क्या रास्ता नहीं देंगे। आंटी ने कहा, बेटा क्या तुम इनके साथ जा सकते हो। मैं उन दोनों बहनों के साथ चला गया। भीड़ में लोगों को डांटते हुए वॉशरूम तक पहुंच गया। वहां पर एक लड़का सोनू को घूर रहा था। मैंने कहा कि पहले कभी आदमी नहीं देखा क्या। तो उस लड़के ने शर्म से गर्दन झुका ली। सोनू मुस्कुराने लगी और वापस आ गए। दोनों बहनें आपस में बातें करने लगी। तनु ने कहा कि भैया ने एक को ऐसे कहा,
एक को ऐसे कहा और बातों बातों में रात के 10 बज गए। आंटी अपने साथ खाना लेकर आई थी। आंटी ने मुझे खिड़की के पास बैठा दिया और खाना खाने लगी। आंटी ने कहा, तुम भी खाना खा लो। मैंने कहा, नहीं आंटी जी, आप खा लीजिए। तो सोनू ने कहा, मम्मी खाने के लिए नहीं कह रही है, वह तो पूछ रही है कि तुम अपना खाना लाए हो तो खा लो। मैंने कहा, हाँ मेरे पास है, लेकिन इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। सोनू ने पूछा, ऐसा क्या लाए हो? तो मैंने कहा, बिरयानी लेकर आया हूँ। तो सोनू ने कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी खाते हैं, मम्मी नहीं खाती। तो आंटी को फिर से खिड़की से के पास बैठा दिया और हम तीनों एक साथ खाने लगे। खाना खाने के बाद बारी आती है सोने की और इनके पास केवल मिडिल स्लीपर ही होता है। मेरी सीट नीचे वाली थी, तो आंटी ने कहा, बेटा तुम ऊपर आ जाओ, हम तीनों नीचे की सीट पर बैठकर जैसे तैसे सफर काट लेंगे। मैंने कहा, आंटी जी कोई बात नहीं है, आप मेरी सीट पर सो जाओ, हम नीचे वाली पर। ठीक है, अगर आप नहीं सोएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर इनको सोना होगा तो मैं नीचे सो जाऊंगा। आंटी ने कहा, ऐसे कैसे, तुम्हारी तो कंफर्म सीट है, फिर तुम क्यों फर्श पर सो जाओगे? मैंने कहा, आंटी लेडीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे आपने सुना नहीं क्या, मैं तो बाथरूम में बैठकर भी गांव तक चला गया था। अब सब लोग खाना कर चुके थे और सब ने अपनी अपनी सीट पर जाना शुरू कर दिया। नीचे वाली सीट पर दोनों बहनें और मैं बैठे थे। तनु पहले तो थोड़ी अधलेटी सी हो गई और फिर पूरी सीट पर फैल गई। मैं और सोनू दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे। थोड़ी देर बाद सोनू को नींद की झपकी आने लगती है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैंने देखा सोनू ने मेरे कंधे पर सर रखकर सो रही थी, तभी सोनू उठ जाती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर सर रख सकती हो। सोनू फिर मेरे कंधे पर सर रखकर सो गई। मैंने सोचा सोनू गिर ना जाए, इसीलिए अपने हाथ को पीछे करके सोनू को कमर से पकड़ लिया। सोनू अचानक उठी और कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा इतने लोगों के बीच ये सब करते हुए? मैंने कहा, डर तो लग रहा है, लेकिन लोगों से नहीं, तुमसे लग रहा है। सोनू ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं है, डरो मत, लेकिन इससे आगे मत बढ़ना। सोनू ने खुद मेरा हाथ अपनी कमर पर रख लिया। सभी सवारी सो गई थी, लेकिन केवल हम दो लोगों को नींद नहीं आ रही थी। हम आपस में बातें करने लगे। उसने सब पूछना शुरू कर दिया कि तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कितना कमाते हो। इस तरह एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। रात को जब सोनू की मम्मी को लगा कि यह अभी तक जाग रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, तो आंटी ने नीचे झुककर कहा, सोनू, तो वह सोने का नाटक करने लगी। आंटी ने कहा, तुम ऊपर आ जाओ और मैं नीचे आ जाती हूँ। मैं भी तुरंत नीचे फर्श पर लेट गया और कहा, आंटी अब मैं नीचे सो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर ही सो जाए, नहीं तो आपको परेशानी होगी। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि सोनू मुझसे दूर जाए। काफी समय बाद जब आंटी को लगा कि हम सो गए हैं, तो आंटी भी सो गई। सोनू ने अपना हाथ नीचे किया और कहा कि सो गए क्या? मैंने कहा, नींद किसे आ रही है? सोनू ने कहा, सीट के नीचे बैग है, उसमें से चादर निकाल लो और नीचे बिछा लो। उसके बाद कभी मैं बैठ जाता, कभी सोनू बैठ जाती और इसी तरह सफर चल रहा था। सुबह जल्दी ही आंटी उठ गई और बोली, भैया थोड़ी जगह करवा देते, वॉशरूम जाना है। मैंने आंटी के लिए रास्ता साफ करवा दिया और आंटी ने दोनों लड़कियों को भी बुला लिया और कहा, बाद में सब बिजी हो जाएगा। सुबह ट्रेन लेट थी, तो इलाहाबाद में कुछ देर ट्रेन रुकने वाली थी। मैं खिड़की से बाहर निकल गया तो सोनू और उनकी बहन ने कहा, भैया थोड़ी मदद कर दीजिए, हमें भी बाहर निकलना है। मैंने दोनों बहनें को बाहर निकाला। काफी देर स्टेशन पर घूमने के बाद वापस उसी खिड़की से अंदर बैठ गए। रास्ते में खूब बातें की और ट्रेन को शाम को बनारस पहुंचना था, लेकिन ट्रेन 4 घंटे लेट थी, इसीलिए ट्रेन 11 बजे पहुंची। सभी सवारी उतरने लगी, लेकिन मेरे और सोनू का मन बहुत उदास था क्योंकि हम एक दूसरे से दूर होना नहीं चाहते थे। सोनू के मौसा जी उसे वहां पर लेने आए हुए थे। मैं भी ट्रेन से उतर गया तो आंटी ने पूछा, बेटा तुम घर कैसे जाओगे? मैंने कहा, अभी तो कोई बस नहीं है, रात को स्टेशन पर ही रुकूंगा और सुबह बस पकड़कर घर चला जाऊंगा। आंटी ने कहा, कोई बात नहीं है बेटा, तुमने हमारे लिए इतनी मुश्किल झेली है, तो अब रात को तुम्हें स्टेशन पर
रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बहन के घर चलो, रात को वहीं रुक जाना। सोनू यह बात सुनकर के बहुत खुश हुई और उसने कहा, हाँ तुम हमारे साथ ही चलो। मैं भी उनके साथ उनके घर पर चला गया। सुबह आंटी ने कहा कि हम बनारस घूमने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मैंने कहा, मैं यहाँ पर बहुत घूमा हूँ, लेकिन आप कहते हो तो आपके साथ चलता हूँ। सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं था। बनारस में हमने खूब मौज मस्ती की। इस बीच में सोनू की छोटी बहन तनु और उसकी मौसी जी की लड़की को हमारे पता चल गया कि मेरे और सोनू के बीच क्या चल रहा है। उन्होंने हमारी फोटो में भी खींची और हमारे साथ भी मस्ती करने लगी। शाम को जब मैं अपने घर लौटने वाला था तो सोनू की आंखों में आंसू आ गए और मेरा भी मन बहुत उदास था, क्योंकि हम एक दूसरे से दूर हो रहे थे। फिर सोनू और मेरी फोन पर बातें होने लगी। हमने खूब बातें की। सोनू ने कहा कि उसका मन नहीं लग रहा है और 15 दिन तक यहाँ रखेंगे और उसके बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे। मैंने कहा, मुझे भी 15 दिन बाद जाना है। बाद में हम सभी साथ में ही वापस मुंबई चले गए और हमने इसी स्लीपर में खूब एंजॉय किया। हमारी खूब बातें होने लगी और हमें एक दूसरे से आज भी फोन पर बातें करते हैं। लेकिन सोनू के पापा मैकी अच्छे पैसे कमाते हैं और मेरी सैलरी उनके आगे बहुत कम है और मैं उनसे शादी के लिए उनकी लड़की का हाथ नहीं मांग सकता। अब आप कमेंट में बताइए कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए और क्या मुझे इस आगे सफलता मिल पाएगी। क्या सोनू के पापा हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे है? अपनी राय जरूर देना और अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद जरूर कर लेना। धन्यवाद जरूर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशा है और मेरे साथ जब भी अच्छा होता था तो बस कुछ पल की खुशी मुझे देता था। उसके बाद हमेशा वह खुशी गम में बदलते देखी थी। बचपन से आज तक मेरे साथ ऐसा ही होता आ रहा था। हम 3 बहनें थीं और मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाते और अपनी माँ की बातें मुझे सुननी पड़ती। अभी मैं उन्हीं उलझनों का शिकार थी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला। जतिन मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में दूध का गिलास था जो उसने टेबल पर रख दिया। मैं कुछ सिमट कर बैठ गई थी। नजरें भी मेरी झुकी हुई थीं। उस समय मेरे दिल में कोई भी जज्बा नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि जतिन का व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा। जतिन मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे मुंह दिखाई कि अंगूठी भी पहनाई। उसका व्यवहार वैसा ही था जैसा कि नए नवेले पति का होता है। मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। मेरी तारीफ भी की। मेरे हाथ की मेहंदी भी देखी। अब मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लगी थी। फिर उसने मुझे दूध का गिलास थमा दिया। कहने लगा, इसे पी लो। मुझे भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया और दूध का गिलास पीकर साइड टेबल पर रख दिया। कुछ बातों के बाद मैंने अपने कपड़े बदल लिए। जैसे ही मैं बेड पर आई, मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। मुझ पर तेज नींद सवार होने लगी थी। जतिन अब भी मुझसे बातें ही कर रहा था, लेकिन मैं नींद के आगोश में जाने लगी थी। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं फौरन से उठकर बैठ गई। मेरा सिर अब भी चकरा रहा था। मैंने सामने घड़ी की तरफ देखा तो 8 बज रहे थे। मेरी आंखों में अभी तक नींद का असर था। रात में मैं नींद में थी, लेकिन इतना जान चुकी थी कि जतिन मुझसे अपना हक वसूल कर चुका है। इस बात का थोड़ा सा दुख तो हुआ कि अगर मैं थकावट की वजह से गहरी नींद में सो गई थी तो जतिन को कम से कम सब्र रखना चाहिए था, लेकिन वह इतना बेसब्र था कि उसने सोते में ही सब कुछ कर लिया था। फिर मैंने खुद को समझा लिया, भाई वह मर्द है और उसके भी कुछ जज्बात थे। शादी की पहली रात कोई अपने जज्बातों पर कैसे काबू पा सकता है। गलती मेरी ही थी जो मैं इस कदर बेखबर होकर सो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बिखरे बालों को समेटना चाहा तो अपने हाथों पर नाखूनों की खरोच देखकर मैं हैरत में डूब गई। ऐसी ही खरोचें मेरे पूरे शरीर पर मौजूद थीं, जैसे रात को मेरे साथ बड़ी बेदर्दी की गई हो। मेरे हाथ में पहनी चूड़ियां टूटकर मेरे हाथों को जख्मी कर चुकी थीं। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। समझ नहीं पा रही थी
कि मेरे साथ शादी के नाम पर यह दरिंदगी क्यों की गई थी। मैं अब भी इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। सामने जतिन तौलिया से अपने बाल सुखाते हुए बाहर आ रहा था। मुझे देखकर उसने तौलिया मेरे ऊपर फेंक दिया। कहने लगा, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ और यह तौलिया वॉशरूम में जाकर फैला देना। मुझे अपने काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए मेरे काम आज से तुम ही संभालना शुरू कर दो। जतिन के बात करने का अंदाज बहुत ही रूखा सा था। जतिन के बदले तेवर देखकर मैं सहम कर रह गई थी। रात को उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं ऐसी नींद में गई जैसे मुझे किसी ने नशा दिया हो, और अब अपना ही शरीर मुझे जख्मी नजर आ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर वॉशरूम तक गई थी। तैयार होकर जब मैं नीचे उतरी तो मुझे अपना एक एक कदम चलना मुश्किल लग रहा था। नीचे सीढ़ियां उतरते ही हॉल में ही डाइनिंग टेबल रखा हुआ था जिस पर नाश्ता सजा हुआ था। मैं नीचे उतरी, अपनी सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और बैठ गई। अभी मैं नाश्ता कर ही रही थी जब एक मोटा सा आदमी जो 6 फीट लंबा था और उतना ही मोटा भी था, बड़े आराम से आकर मेरे साथ बैठ गया। उसे इस तरह अचानक से अपने बराबर बैठता देखकर मैं बखला कर रह गई थी। वह मुझे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था, अजीब नजरों से देख रहा था। मेरी सास ने मुझसे कहा, यह जतिन का छोटा भाई है। फिर वह कहने लगी, यह थोड़ा सा वाबला है, आधा पागल सा। यह सुनकर तो मेरा दिल धक से रह गया था। उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही थीं। बार बार मुझे देख रहा था, अजीब अंदाज से हंस रहा था। फिर एक नौकर आया और उसके सामने 10 पराठे और पूरा बाउल भरकर सब्जी रख दी। उसने अपनी तरफ रखा और उसी में खाने लगा। यह देखकर मैं हैरत से उसे देख रही थी। वह एक पराठे के बस 4 निवाले बनाता था और खाता जा रहा था। पूरी सब्जी उसके कपड़ों पर गिर रही थी, लेकिन वह ऐसे खा रहा था जैसे कि उसने कभी खाना देखा ही न हो। मैं मुश्किल से ही चाय का एक कप पिया और उठकर खड़ी हो गई। लेकिन मुझे हैरत का बड़ा जोर का झटका लगा जब इस पागल आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा से कुर्सी पर बैठा दिया। मेरे अंदर से तो जैसे जान ही निकल गई थी। मुझे वैसे ही पागल लोगों से बहुत डर लगता था। वह कहने लगा, मेरे पास ही बैठी रहोगी, जल्दी से मुझे पानी दो, मुझे मिर्ची लग रही है। मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया था। मुझे उस पागल से डर लगने लगा था। मेरी सांस यह देखकर हंसने लगी, कहने लगी, देवर की बात का इनकार मत करना, यह बहुत जिद्दी है। अगर कोई इसको किसी बात पर मना कर दे तो यह जुनूनी सा हो जाता है। हम भी उसके किसी काम को मना नहीं करते। मैंने जतिन की तरफ देखा जो ऐसी लापरवाही से नाश्ता कर रहा था जैसे उसका मुझसे कोई संबंध ही ना हो। मैंने पानी का जग लिया और गिलास में पानी डालने लगी। अभी मैं पानी डाल ही रही थी कि उसने जग मेरे हाथ से छीना और वैसे ही जग मुंह को लगाकर पीने लगा। उसके खाने पीने का अंदाज बिल्कुल जंगली जैसा था। वह जग से पानी पी रहा था और पानी उसके मुंह से बहकर उसके कपड़ों को भी भिगो रहा था। उसे देखकर ही मुझे घिन आ रही थी। रात को जतिन मुझे फिर दूध का गिलास थमाने लगा, कहने लगा, यह पी लो। मैंने वह दूध का गिलास पकड़कर साइड पर रख दिया। मैंने कहा, इस दूध में क्या चीज है? मेरी बात सुनकर वह एकदम से चौंक गया था। कहने लगा, क्या मतलब? दूध है और क्या है? मैंने कहा, कल इसे पीने से गहरी नींद आई थी। मैं चाहकर भी कल जाग नहीं पाई थी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और बोला, यह तो तुम्हें पता होगा कि तुम कितनी रातों से जाग रही थी, जो कल तुम लेटते ही सो गई। खैर, यह मेरी माँ ने दिया है। वह कहती है, अगर औरत दूध पीकर सोए तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है और उन्हें अपना पोता या पोती बहुत ही खूबसूरत चाहिए। यह कहकर जतिन ने दूध का गिलास साइड टेबल से उठाया और मेरे होठों को लगा दिया। ना चाहते हुए भी मुझे वह पीना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने दूध पिया, मुझे फिर से नींद आने लगी थी। कुछ ही देर बाद मैं नींद में जा चुकी थी। सुबह मेरा फिर से वैसा ही हाल था जैसा कि शादी की पहली रात हुआ था। मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। मेरे गर्दन पर दांतों के निशान थे। उस समय मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं बाहर आई तो हॉल में मेरा देवर, मेरी सास और ननद नाश्ता कर रहे थे। जतिन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अपने देवर को देखकर तो मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं टेबल पर बैठकर नाश्ता भी करूं।
लेकिन मेरा देवर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी सास कहने लगी, आओ बैठो, नाश्ता करो। मैं अपनी नंद के बराबर में बैठ गई। मेरा देवर लगातार मुझे ही देख रहा था और रोटी पर रोटी अपने अंदर उतार रहा था। मेरी सास और नंद नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए उठकर चली गई। मजबूरन मैं अकेली ही टेबल पर बैठी थी जब देवर ने एक ऐसी बात मुझसे कही कि मैं दंग रह गई। ऐसी बात कोई भी आदमी नहीं कर सकता। यह बात तो बस पति जानता है या फिर वह लड़की, कोई तीसरा आदमी नहीं जान सकता। पर मेरा देवर कैसे जानता था? अब वह मुझे देखकर हंस भी रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी थी। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा और अपने कमरे में आकर बैठ गई। यह सोचने लगी कि रात को मुझे जतिन नशे वाला दूध क्यों पिलाता है। मैं उसकी पत्नी थी और वह मुझ पर पूरा हक रखता था। फिर मुझे नशे में रखने का क्या मकसद था? और फिर मेरे देवर का ऐसी बात का कह देना जो सिर्फ पति पत्नी के बीच होती है। वह बात देवर तक कैसे पहुंची थी, और वह भी ऐसा आदमी जो कि आधा पागल था। मेरा सर बुरी तरह से चक्कर खाने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात को जब जतिन ने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने आज साफ मना कर दिया। मैंने कहा, आज मैं हरगिज ये दूध नहीं पीऊंगी, इसमें यकीनन नशे की चीज है। उसने गिलास मेरे मुंह को लगाया तो मैं पीछे हट गई और हाथ से गिलास पीछे कर दिया। मैंने कहा, नहीं जतिन, आज मैं किसी भी कीमत पर यह दूध नहीं पीऊंगी। मेरा यह कहना था कि जतिन गुस्से से बिखर सा गया था। कहने लगा, क्यों नहीं पियोगी? देखो, मैं बहुत ही जुनूनी टाइप का इंसान हूँ और तुम बिना नशे के मेरा जुनून सह नहीं सकती। तुमसे शादी करने का मेरा मकसद भी यही था। इसीलिए चुपचाप से जो मैं कहता हूँ उस पर इनकार मत करो और चुपचाप यह दूध पियो। मैं यह तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ, इसमें नशा मिला हुआ है। मैं जानबूझकर तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे साथ संबंध बनाता हूँ ताकि तुम मेरे जुनून को सह सको। उसने दूध का गिलास मेरे मुंह पर लगाकर मुझे पिला दिया। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं दूध का गिलास ना पीऊं, लेकिन उसने मेरी एक ना चलने दी। 1 महीना गुजर गया था और मैं 1 महीने के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। यहाँ तक कि मेरा 30 किलो वजन कम हो चुका था। अब मैं कहीं से भी मोटी नहीं लगती थी। एकदम से मेरा वजन कम होने की वजह से मेरी रंगत काली और पीली सी होने लगी थी, क्योंकि हर रात मैं एक जानवरों जैसा व्यवहार खुद पर बर्दाश्त करती थी। अब तो खाते पीते समय भी मेरे हाथ कांपने लगते थे। हालांकि इस घर में हर काम के लिए नौकर थे। मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता था। मुझे लगता था जैसे मेरा शरीर कमजोर होता चला जा रहा है। मेरी आंखों के आसपास काले गहरे गड्ढे से पड़ने लगे थे। सीढ़ियां चढ़ने पर ही मेरी सांस फूलने लगती थी। धीरे धीरे भूख बिल्कुल मरती जा रही थी। दोपहर के समय मेरी तबीयत कुछ खराब थी और मेरी सांस अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा, मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के पास ले चलो। वह मुझे अपने साथ ले गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ ताकत की दवाइयां दी और मेरे कुछ ब्लड टेस्ट लिए। उसके बाद आराम करने का बोल दिया। मेरी सास और ननंद आम रिवाय टाइप की नहीं थी कि मुझ पर रोक टोक करती, काम की जिम्मेदारियां डालती, बल्कि उन्हें तो इस बात से भी मतलब नहीं था कि उनके इतने हैंडसम बेटे ने एक मोटी और आम सी शक्ल सूरत की लड़की से शादी क्यों की थी। एक बार मेरी सास ने बातों बातों में मुझसे कहा था कि जतिन ने तुम्हें पसंद कर लिया और हमें जतिन की पसंद पर कोई ऐतराज नहीं था। उसकी जिंदगी है, उसने अपनी मर्जी से गुजारनी है, इसलिए हमने बिना किसी रोक टोक के उसकी और तुम्हारी शादी करवा दी। खैर, यह गुत्थी मेरे लिए अब तक उलझी हुई थी कि जतिन ने मुझसे शादी क्यों की थी। वापसी पर मेरी सास कहने लगी कि मुझे शॉपिंग मॉल से कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं शॉपिंग मॉल में घूमूं। मैं गाड़ी में ही बैठी रही। यूं ही समय गुजारने के लिए सामने बने रेस्टोरेंट को देखने लगी। बहुत से लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे और कुछ वहां से निकल रहे थे कि तभी अचानक मेरी नजर जतिन पर पड़ी, और जिस लड़की को मैंने जीतू के साथ देखा उसे देखकर तो मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। वह दोनों गाड़ी से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मेरी गाड़ी दूसरे मेन रोड पर थी और मॉल के सामने खड़ी थी।
मेरी सास मॉल के अंदर जा चुकी थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी, रोड क्रॉस किया और उस रेस्टोरेंट में चली गई जहां पर जतिन और वह लड़की गए थे। जहां वह बैठे थे, दोनों की मेरी तरफ से पीठ थी। मैं खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई और ऐसे बैठी कि मेरी पीठ ही उनकी तरफ थी। जो बातें मैंने उनके मुंह से सुनी, वह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मुझे लगा कि शायद किसी ने मुझे गर्म खोलते तेल में फेंक दिया हो। अब मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया था। जतिन ने मुझसे शादी क्यों की थी? क्या मकसद था उसका? यह मैं जान चुकी थी। यह सच मेरे लिए इस कदर तकलीफ देने वाला था कि मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बह रहे थे। मैं खामोशी से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। रोड पर जहां मेरी सास की गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर और मेरी सास गाड़ी के पास खड़े दाएं बाएं मुझे ही ढूंढ रहे थे। मैंने रोड क्रॉस किया और गाड़ी में आकर बैठ गई। अब भी मेरे आंसू बह रहे थे। मैं घर वापस आ गई, किसी से भी कोई बात ना की और कमरे में आकर बैठ गई। रात को जब जतिन मेरे कमरे में आया, उसने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने उसके हाथ से पकड़ लिया। फिर मैंने कहा, मैं अपनी कुछ मेडिसिन बाहर भूल गई हूँ, हॉल में ही होगी, मुझे वो ला दो, मैं दूध के साथ ही खा लूंगी। इस 1 महीने में मैं चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी, इसीलिए अब उसे लगा कि शायद मैं वह दूध पी लूंगी। जैसे ही जतिन कमरे से बाहर गया, मैं बेड से खड़ी हुई और दूध खिड़की से बाहर गिरा दिया। मेरे कमरे की खिड़की बाहर गड्ढे में खुलती थी। पौधों के बीच मैंने वह दूध गिराया और अपने पास से एक मिल्क पैक निकालकर गिलास में डाल लिया। मुझे यह जानना था कि जतिन रात को मुझे नशे का दूध पिलाकर मेरे साथ क्या करता है। जब जीता कमरे में आया तो मैंने उसे मुस्कुराकर देखा। उसने मेरी मेडिसिन मुझे दी और कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है जो तुम यह दवा खा रही हो? मैंने कहा, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, मुझे अपने अंदर बहुत वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए, कहने लगा, ठीक है खाओ मेडिसिन। मैंने अपनी मेडिसिन दूध के साथ ली और उसके बाद बेड पर लेट गई और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे मैं नींद के नशे में जा चुकी हूँ। कुछ देर बाद जतिन कमरे से बाहर जा चुका था। मुझे वह बातें याद आने लगी जो रेस्टोरेंट में मैंने जतिन और उस लड़की के मुंह से सुनी थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही छोटी बहन थी। अपनी छोटी बहन को ही मैंने गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी छोटी बहन जतिन के साथ। इसलिए मैं गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में चली गई थी और उनके बिल्कुल पीछे वाली टेबल पर पीठ करके बैठ गई थी। जतिन मेरी बहन से कह रहा था कि वह यह ड्रामा अब और ज्यादा नहीं कर सकता। मेरी बहन कहने लगी, देखो, जो काम तुम मेरी बहन के साथ कर रहे हो, उस हिसाब से वह बस कुछ ही महीने जिंदा रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं, फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। वह कहने लगा, मुझे तुम्हारी मोटी और उस भारी भरकम बहन को देखकर घिन आती है। मुझ जैसा खूबसूरत हैंडसम नौजवान किस तरह ऐसी बदसूरत लड़की को बर्दाश्त करता है, यह मैं ही जानता हूँ। तुम खुद को देखो, तुम कितनी खूबसूरत और हसीन हो, और अपनी बहन को देखो जो तुम्हारे पैर के नाखूनों के बराबर भी नहीं। बस मेरी मजबूरी यह है कि तुम्हें पाने के लिए मुझे उसे अपनाना पड़ा। यह मेरी तुमसे मोहब्बत की हद है। मेरी बहन मुस्कुराने लगी थी, कहने लगी, मैं जानती थी कि मेरी माँ कभी भी मेरी बड़ी बहन को छोड़कर मेरी शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसे छोड़कर माँ 2 बहनों की शादी कर चुकी है। और अब माँ ने पक्का इरादा कर लिया था कि जब इस मोटी की शादी होगी तभी मेरी शादी होगी। और फिर तुम मुझसे उम्र में 10 साल बड़े भी थे। मेरी माँ तो साफ मना कर देती। और फिर मैं जितनी खूबसूरत और हसीन हूँ, मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा, चलो मेरी बहन वैसे तो किसी काम की नहीं, अगर वह मेरे काम यूं आ सकती है तो क्या नुकसान है। कुछ ही महीनों में वह मर जाएगी और फिर तुम अपना रिश्ता मेरे लिए भेज देना। माँ फिर इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि तुम उनके देखे भाले हो गए, और मैं भी जिद करके माँ को मना ही लूंगी। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर हैरान थी। उसने मुझे अपनी शादी करने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी, ऐसा दिखावा कर रही थी कि मैं सो गई हूँ।
तभी कमरे का दरवाजा खुला। जो मेरे कमरे में दाखिल हुआ उसे देखकर मैं एकदम से उठकर बैठ गई थी। वह मेरा देवर था, 6 फीट लंबा चौड़ा आधा पागल इंसान। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरे पास आने लगा। मैं फौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे पूछने पर वह कहने लगा, रोज मेरा भाई मुझे ही तो तुम्हारे कमरे में भेजता है। मैंने कहा, निकलो मेरे कमरे से बाहर। लेकिन वह बाहर जाने के बजाय मेरे पास आने लगा। क्यों बाहर जाऊं? मुझे तो मेरे भाई ने भेजा है। मैं खुद ही कमरे से बाहर जाने लगी तो वह मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैंने कहा, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं शोर मचा दूंगी। मैं इस 1 महीने में इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि अपने बचाव के लिए हाथ पैर भी नहीं चला सकी। सुबह होते ही वह मेरे कमरे से बाहर निकल गया था। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को खत्म कर लूं, और मेरी बहन भी तो यही चाहती थी कि मैं मर जाऊं। अपने फायदे के लिए उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी, मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं यही सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। जब मैंने फोन उठाया तो मेरे डॉक्टर का फोन था। कहने लगी, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी है, तुम्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जो कि तुम्हारे शरीर में फैलने लगा है। अगर उसका इलाज नहीं करवाया तो तुम मर सकती हो। मर तो मैं गई थी। मेरी छोटी बहन, जिसे मैं मासूम सी गुड़िया समझती थी, उसने कितना भयानक खेल खेला मेरे साथ। वह एक बार मुझसे कह देती कि उसे जतिन से शादी करनी है तो मैं खुद अपनी माँ से कहकर जीतू की और उसकी शादी करवा देती। हम 4 बहनें थीं। चारों बहनों में मैं बड़ी थी और मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। नैना सबसे छोटी थी और उसने यह कैसी भयानक चाल मेरे साथ चली थी। मुझे एक बार बता देती तो मैं उसकी भी शादी करवा देती। मेरे अंदर तो वैसे भी शादी करने का कोई अरमान ही नहीं बचा था। मैं अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी काट लेती। लेकिन नैना ने जो किया उससे मेरा रिश्तों से भरोसा ही उठ गया था। मैंने अपना सामान पैक किया और खामोशी से एक एनजीओ में चली गई और लोगों की सेवा करना अपने जीने का मकसद बना लिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन ने जतिन से शादी की या नहीं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मगर मैं सोचती हूँ जो पाप और जिल्लत की जिंदगी मैं वहां गुजार रही थी वह अब और नहीं गुजार सकती थी। अगर मैं सच्चाई सबको बता भी देती तो कोई फायदा नहीं था। यहाँ पर सच सुनना कोई भी नहीं चाहता। वह मुझे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती थी, मेरी जान लेना चाहती थी। मैंने खुद ही उसका रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि आज भी मेरे दिल में मेरी बहन के लिए मोहब्बत बाकी थी। मैंने उसे अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया था। लेकिन मुझे अपनी प्रार्थना पूरी होने के कम ही असर नजर आते हैं, क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है भगवान भी उसके साथ बुरा ही करता है। कैसे कह सकते हैं कि जतिन, जिसे आदमी औरत की इज्जत करना नहीं आता, वह मेरी बहन को खुश रख सकता है, जिंदगी भर उसका साथ निभा सकता है? नहीं, शायद ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं दुआ करती रहती हूँ कि जतिन उसका साथ दे और उसके साथ जिंदगी बिताए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर